Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for Competitive Exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on Daily News Review. आगे बढ़ने के पहले आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। राउज एकेडमी लेकर आ रहा है 8 मार्च के उपलक्ष्य में, विच इज़ विमेंस डे। इसके उपलक्ष्य में आपको मिलेगा अप टू 50% ऑफ on all the courses for especially for our girls candidates. So do not miss the time and please inquire today. चलिए बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के बारे में। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे मीथेन सेट को लेकर। देखिए, मिथेन सेट जो कि एक रिवॉल्यूशनरी सैटेलाइट है, लगभग हमें जो आपकी वॉशिंग मशीन होती है इतने साइज़ की एक सैटेलाइट है, इसको यहाँ पर लॉन्च कर दिया गया है स्पेस एक्स के फैल्कन 9 रॉकेट के द्वारा कैलिफोर्निया से, ताकि जो ग्लोबल मीथेन का एमिशन है उसको ट्रैक किया जा सके, मेजर किया जा सके और कम्प्लीटली इसको एरेडिकेट करने के लिए काम किया जा सके। इम्पॉर्टेंस इसीलिए समझिए क्योंकि मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड के बाद सबसे बड़ी गैस है। ग्लोबल ऑर्डर में अगर अपन समझने की कोशिश करें तो ये जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, इसमें मीथेन का सेकंड लार्जेस्ट रोल है आफ्टर दी कार्बन डाइऑक्साइड। और आप सभी को पता है जितना ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज का एमिशन होगा उतना ही ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग की कंडीशन बनेगी, और इनकी ही वजह से अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ओजोन भी क्रिएट होता है। विच मीन्स अगर हम यहाँ पर एक और चीज़ समझने की कोशिश करते हैं तो 30% ग्लोबल हीटिंग केवल और केवल इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से हमें देखने के लिए मिली है। ऐसे पिछले 20 सालों से जो डेटा यहाँ पर कैप्चर किया गया है, तो मीथेन 80 गुना ज़्यादा इफेक्टिव हो रही है व्हेन इट कम्स टू हीट ट्रैपिंग देन दी कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट पर इसके नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने के लिए मिलते हैं, जिसे हम यूजुअली, आप सभी को पता है, एक गुड ओजोन होती है, एक बैड ओजोन होती है। गुड ओजोन की बात कर रहे हैं हम, जो आपको यूजुअली अपर एटमॉस्फेयर्स में देखने के लिए मिलेंगी, जो आपको समताप मंडल वगैरह में देखने के लिए मिलेगी, ये हमारी हो जाती है गुड ओजोन। लेकिन वहीं हम बैड ओजोन की बात करें तो जो ग्राउंड लेवल पर जो हमारे सरफेस के पास क्रिएट हो जाती है, इसे हम बैड ओजोन बोलते हैं, क्योंकि ये हजार्डस गैस है जिसकी वजह से जो हमारा टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ जाता है। ऐसे में जो सिवियरिटी है मीथेन की, उसको ध्यान में रखते हुए यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने एक फोकस दिया कि कहीं ना कहीं हमें मीथेन के एमिशन को कम करना है। फॉसिल फ्यूल के ऑपरेशन को इसका एक प्राइमरी कॉज माना गया, जिसकी वजह से 40% ह्यूमन कॉज्ड मीथेन इमिशन यहाँ पर होता है, और इसी को ध्यान में रखते हुए लॉन्च किया गया है मीथेन सेट, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि इस इमिशन को कम करने के लिए क्या कार्य किए जाने हैं, क्या एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज होने हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में जितनी भी जानकारी है वो मीथेन सेट में ही ली गई है। ठीक है, तो मीथेन सेट क्या है आप याद रखेंगे। मीथेन सेट एक सैटेलाइट है जिसे डिज़ाइन किया गया है मीथेन इमिशन को ट्रैक करने के लिए, मेजर करने के लिए, और इसे स्पेस एक्स फैल्कन 9 रॉकेट के द्वारा यहाँ पर लॉन्च किया गया था। मार्च अप्रैल 2024 को इसे लॉन्च किया गया है। कौन सी एजेंसी इसमें इन्वॉल्व है? एनवायरमेंटल डिफेंस फंड, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, स्मिथसोनियन एस्ट्रोफिजिकल ऑब्जर्वेटरी एंड न्यूजीलैंड स्पेस एजेंसी इसका पार्ट आपको देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही बात करें कि फंक्शन क्या है, तो मीथेन सेट यहाँ पर it will make basically 15 orbits around the earth each single day, और जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं ऑयल और गैस इंडस्ट्री की, उसको यहाँ पर ये मेजर करेगा, पहली चीज़। दूसरे पॉइंट के बारे में अगर हम यहाँ पर चर्चा करें, दूसरा पॉइंट यहाँ पर बात करने की कोशिश कर रहा है कि ये एक एक्सटेंसिव डेटा जनरेट करेगा, ताकि इस बात का इंडिकेशन लगाया जा सके कि मीथेन ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है और इसके लिए अकाउंटेबल कौन है। क्या ये जो एमिशन हो रहा है ये बढ़ रहा है या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये कम होता जा रहा है। डेटा को कलेक्ट किया जाएगा मीथेन सेट के द्वारा और इसको फ्रीली अवेलेबल कर दिया जाएगा पब्लिक एरिया में ऑन द रियल टाइम बेसिस। ओके, तो पहली तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि 15 टाइम्स इन अ डे इट विल ऑर्बिट अराउंड द अर्थ और सारी चीज़ों को बताएगा। इस सैटेलाइट की बात करें तो हाई रेजोल्यूशन इंफ्रारेड सेंसर्स इसमें लगाए गए हैं, एक स्पेक्ट्रोमीटर इसमें लगाया गया है जो कि डेटा गैप्स को कंप्लीट करने के लिए काम करेगा। ये डिटेक्ट कर सकता है मीथेन के लेवल में जितनी भी बढ़ोतरी होगी या घटाव हमें देखने मिलेगा। जितने भी इनफैक्ट स्मॉल एज 3 पार्ट पर बिलियन, मतलब 3 ppt जितना कम भी डिफरेंस अगर आएगा तो उसको भी ये यहाँ पर नोट कर सकता है। मीथेन सेट
साथ ही बोस्ट करेगा ब्रॉड कैमरा पर्सपेक्टिव को, कवर करेगा अप्रॉक्सीमेटली 200 किलोमीटर बाय 200 किलोमीटर, जो कि अलाउ कर देगा डिटेक्ट करने लार्जर एमिटर, जिन्हें हम सुपर एमिटर्स के नाम से भी जानते हैं। डेटा कलेक्ट करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसे यहाँ पर डेवलप किया है गूगल ने, गूगल अर्थ इंजन प्लेटफॉर्म के द्वारा। दिस इज द मेन फीचर ऑफ दिस पर्टिकुलर सैटेलाइट। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन आप इसके पहले याद रखेंगे मीथेन के अगर हम नंबर की बात करें तो मीथेन का जो साइन है इट इज़ दी CH4। हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स है जिसमें आपको एक कार्बन एटम बॉन्ड विद टू द 4 हाइड्रोजन एटम्स देखने के लिए मिलेंगे। कलरलेस ओडरलेस गैस होती है अपने प्योर फॉर्म में, हल्की होती है रूम टेम्परेचर पर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अनुसार इसके सब्सटेंसेस हमें देखने के लिए मिलते हैं। ओके, साथ ही अगर हम बात करें, क्योंकि ये कलरलेस ओडरलेस है, ऐसे में इसको डिटेक्ट करना विदाउट एनी स्पेशल इक्विपमेंट थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। हाईली फ्लेमेबल हो जाती है और एक्सप्लोजन भी क्रिएट कर सकती है वैन मिक्सचर विद द एयर इन सर्टेन कॉन्सेंट्रेशन, जो कि 5 to 15% बाय वॉल्यूम हमें देखने के लिए मिलता है। यूजुअली अगर हम बात करें तो इसके नेचुरल सोर्सेज भी बहुत सारे हैं जहाँ से ये जनरेट होती है, जैसे डिकेइंग ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर इन वेटलैंड, डाइजेस्टिव प्रोसेस ऑफ सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे स्टमक ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स, जियोलॉजिकल प्रोसेसेस लाइक सी फ्लोर सेडिमेंट डिकम्पोजिशन। वहीं एंथ्रोपोलॉजिक सोर्स भी बहुत सारे हैं, जैसे ह्यूमन एक्टिविटीज़ इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जैसे एक्सट्रैक्शन होता है, फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल होता है, लाइव स्टॉक का डाइजेशन होता है, राइस कल्टीवेशन, लैंडफिल्स की बात कर लें या बायोमास बर्निंग की बात कर लें, इसके लिए बहुत ही इसमें ये आपको सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। ओके, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, हम बात करने वाले हैं INS जटायु को लेकर और बात करेंगे हम यहाँ पर लक्षद्वीप को लेकर। देखिए यहाँ पर एक बहुत ही अजीब सा घटनाक्रम हुआ है। मार्च 6 को नेवल डिटैचमेंट मिनिकॉय ये यहाँ पर सेट किया गया टू बी कमीशनड एज INS जटायु, जो कि एक क्रूशियल डेवलपमेंट है इंडिया के एफर्ट्स को लेकर, ताकि जो हमारी सिक्योरिटी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है लक्षद्वीप आइलैंड की, उसको बढ़ाया जा सके। ऐसे में लक्षद्वीप के बेस में INS जटायु के मैटर को समझने के लिए हमें जानना होगा इसका हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव। इंडिया देखिए एक मेंटेन कर रहा है नेवल डिटैचमेंट मिनिकॉय में। मिनिकॉय आप सभी को यहाँ पर बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा होगा मैप में, 2-3 आइलैंड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, अगाती, कोची और मिनिकॉय, जो कि हम जो हम लक्षद्वीप के क्षेत्र में यहाँ पर बात कर रहे हैं। सदर्न मोस्ट एटॉल है लक्षद्वीप आर्किपेलागो का। 1980 से यहाँ पर इंडियन नेवी अपना बेस बनाकर काम कर रही है। ऐसे में INS जटायु सेकेंड नेवल बेस है लक्षद्वीप में। इसके पहले अगर हम बात करें तो फर्स्ट बेस को INS द्वीप प्रकाश को कारावती में 2012 में लॉन्च किया गया था। लक्षद्वीप इम्पॉर्टेंट है, 100,000 आइलैंड बेसिकली इसका मतलब होता है संस्कृत में। मलयालम में भी अगर हम देखें तो यही मतलब निकलता है। लगभग 36 से भी ज़्यादा आइलैंड हमें यहाँ पर देखने मिलते हैं, जो कि 220 से लेकर 440 किलोमीटर के एरिया में कोच्चि के पास फैले हुए हैं। रिलेटिवली स्मॉल है, लेकिन इनका जो टोटल एरिया कवर है ये 32 स्क्वायर किलोमीटर है और केवल इसमें से 11 जो आइलैंड्स हैं वो हैबिटेट हमें देखने के लिए मिलते हैं। इमेंस स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है इंडिया को लेकर। पोजीशनिंग की बात करें, इंडियन ओशन में आपको देखने के लिए मिल जाता है। कोरलाइन आइलैंड्स हैं विद द मालदीव्स टू द साउथ एंड द चैगोस आर्किपेलागो फर्दर टू द साउथ इक्वेटर की एक चेन यहाँ पर ये क्रिएट कर लेते हैं। इम्पॉर्टेंट हो जाता है इंडिया के लिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजिक होल्ड यहाँ पर प्रोवाइड करता है। INS जटायु के बारे में अगर हम बात करें तो नेवी ने इसको डिटैच यहाँ पर किया हुआ है। ये इसमें बहुत सारे एनहांसमेंट किए जाएंगे एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस को लेकर, लॉजिस्टिक और मेडिकल फैसिलिटीज़ को लेकर। इसके अंदर अगर हम बात करें तो दोनों ही चीज़ें इसके अंतर्गत शामिल होती हैं। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हमें देखने मिलेगा, जैसे एयरफील्ड, हाउसिंग फैसिलिटीज़, पर्सनल एकोमोडेशन। हालांकि बहुत सारे पोटेंशियल चैलेंजेस हैं कि इकोलॉजी को लेकर, ये जो आइलैंड की इकोलॉजी है क्या उसके साथ ये एक
एक समरूपता के साथ बैठ पाएगा या नहीं बैठ पाएगा, ठीक है। क्या इसका जो कंस्ट्रक्शन है जेटी का, उसकी वजह से आइलैंड में किसी भी तरीके का इम्पैक्ट तो नहीं होगा, क्या ये अकोमोडेट कर पाएगा मिलिट्री और सिविलियन दोनों एयरक्राफ्ट को। ऐसे में जो इस्टेब्लिशमेंट है INS जटायु का, ये एक इंडिपेंडेंट नेवल यूनिट के रूप में यहाँ पर लाया गया है, एक कॉम्प्रिहेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेगा जो कि सिग्निफिकेंटली बूस्ट कर देगा हमारे ओवरऑल ऑपरेशन कैपेबिलिटी को, जो कि इंडियन नेवी के द्वारा लक्षद्वीप आइलैंड में कराई जाएंगी। नेवी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को लेकर काम करती है। बेसिकली अगर हम बात करें सो स्पेशली विद द वेस्टर्न अरेबियन सी के साथ यहाँ पर जो हमारा रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और इससे एक और एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है, जो एंटी पायरेसी एंटी नार्कोटिक्स ऑपरेशन है इस क्षेत्र में, उसको भी बहुत अच्छे से कंट्रोल करने के लिए ये जो बेस है इंडियन नेवी का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, ठीक है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, हम बात करने वाले हैं जिम कॉर्बेट को लेकर। ट्री इन कॉर्बेट फेल प्रे टू ग्रीडी नेक्सस, ये बात बोली है सुप्रीम कोर्ट ने। देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने वेंसडे को एक कंडेम किया है, मतलब इन्होंने निंदा की है इलीगल फेलिंग ऑफ ओवर 6000 ट्रीज ताकि कंस्ट्रक्ट की जा सके बिल्डिंग, जो कि कहीं ना कहीं इको टूरिज्म कॉन्सेप्ट को लेकर बहुत ही छेड़छाड़ है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, ठीक है। एक क्लासिकल केस है नेक्सस का जो यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल रहा है, जहाँ पर जो पॉलिटिशियंस हैं ये कहीं ना कहीं पॉलिटिशियंस के बीच में और ऑफिशियल वर्कर्स जो हैं अलग अलग रैंक के जो एनवायरमेंटल सेक्टर में काम कर रहे हैं, इनके बीच में एक नेक्सस यहाँ पर क्रिएट किया गया है और ये सभी लोग कहीं ना कहीं जिम कॉर्बेट को यहाँ पर नुकसान पहुँचाने का काम कर रहे हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को कि एक स्पेशलाइज्ड कमेटी यहाँ पर बनाए, ताकि जितनी भी चीज़ें हैं, क्या रिकमेंडेशन कमेटी दे रही है कि क्या टाइगर सफारी शुड बी परमिटेड इन द बफर जोन या फ्रिंज एरिया ऑफ द टाइगर रिजर्व और नॉट। साथ ही इस कमेटी का मुख्य काम होगा ये NTCA के साथ वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी के साथ मिलकर एक ज्वाइंट सेक्रेटरीट क्रिएट करेगी और जितनी भी आवश्यकताएं हैं उनके बारे में काम करेगी। ऑलराइट, चलिए बात करते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में। तो एक रेनाउंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क है जो कि नैनीताल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में देखने के लिए मिलती है। 1936 में से इस्टेब्लिश किया गया था, उसके बाद ये बन गया था इंडिया का पहला नेशनल पार्क। इनिशियली जो इसका नेम था वो हेली नेशनल पार्क था, लेकिन बाद में इसको रीनेम कर दिया गया रामगंगा, बिफोर फाइनली बीइंग कॉल्ड एज द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इन द मेमोरी ऑफ नन अदर देन बट ब्रिटिश के जो स्पोर्ट्समैन थे, राइटर थे, जिम कॉर्बेट के नाम पे। जिम कॉर्बेट को बेसिकली जाना जाता है कि इन्होंने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया था ताकि नेशनल पार्क्स को इस्टेब्लिश किया जा सके। और स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो बंगाल टाइगर को प्रिजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए इनको जाना जाता है, जो कि उस समय थ्रेट ऑफ एक्सटेंशन पर था। इस नेशनल पार्क की बात करें तो 520.8 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ये फैला हुआ है। लगभग बात करें तो 1300 से लेकर 4000 फीट के एक एलिवेशन पे हमें देखने के लिए मिलता है। सब हिमालयन रीजन का पार्ट है, इसीलिए जोग्राफिकल कंडीशन बहुत ही अच्छी होती है। दैट मीन्स यहाँ पर डेंस मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट है और प्राइमरली अगर हम बात करें तो साल ट्री, हल्डू, पीपल, रोहनी, मैंगो ट्रीज हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट चीज़ समझ लिए, पाटली दून वैली इसके अंतर्गत हमें देखने मिल जाती है, जो कि रामगंगा नदी के द्वारा बनाई जाती है, ठीक है। हिमालयन इकोसिस्टम का पार्ट हो जाता है और यहीं पर आपको देखने मिलेगा कि ये ही जो क्षेत्र है ये सबसे ज़्यादा इन टाइगर्स को प्रिजर्व करने के लिए काम करता है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, बात करते हैं द टेल ऑफ हेव मनी बाय मिरेकल ड्रग। देखिए बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं और कंसिस्टेंटली पब्लिश हो रहे हैं न्यूज़पेपर में पिछले बहुत महीनों से, अगर आपने ध्यान दिया हो, एंड दे आर टॉकिंग अबाउट द मैजिक इंजेक्शन फॉर गारंटीड वेट लॉस। ये जो इंजेक्शन है इसके अंदर सेमाग्लुटाइड एक ड्रग है जो ओरिजिनली इंटेंडेड था फॉर ट्रीटिंग टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटोसिस बट नोन फॉर इट्स वेट लॉस इफेक्ट। इसके बारे में बात की जा रही है। पहली चीज़ देखिए, कोई भी अप्रूव इसका इंडिया में तो हमें नहीं देखने मिला है। पहले आप समझ लीजिए मैजिक इंजेक्शन क्या है, उसके बाद बाकी की राम कहानी हम यहाँ समझेंगे।
देखिए, समझ लीजिए पहले, जैसा मैंने आपको बताया कि इसको इस्तेमाल किया था मैजिक इंजेक्शन को, सीमाग्लोटाइड इसके अंदर हमें देखने मिलता है। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिट्यूसिस को ठीक करने का ये काम करता है। साथ ही वेट रिड्यूस भी यहाँ पर होते हैं। हालांकि इट हैज़ नॉट बीन अप्रूव्ड फॉर सेल इन इंडिया, बट इसको यहाँ पर एडमिनिस्टर किया जा रहा है बाय द डॉक्टर्स टू पेशेंट हु आर मोस्टली एफ्लुएंट। अब समझिए इश्यूज़ क्या है। पहली बात तो ये अनअप्रूव्ड है इंडिया में, इसका कोई क्लिनिकल ट्रायल इंडिया में नहीं हुआ है। सो ये नहीं कह सकते कि हम इंडिया में ये सिमिलर तरीके से रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा। डॉक्टर्स की अगर हम बात करें इंडिया में, तो दे आर स्टिल दे विल बी अनेबल टू नो हाउ पेशेंट हु मे हैव बीन टेकिंग अदर ड्रग्स फॉर एलिमेंट सच एज डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन इन इंडिया, ठीक है, मैक्सिमम टाइम में जैसे प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता, वो किस तरीके से इस इंजेक्शन के साथ रिएक्ट करेगी। ऐसे में इम्पॉर्टेंट है, जो ड्रग्स हैं ये नॉर्मली अप्रूव्ड होते हैं फॉर सेल इन इंडिया केवल तभी जब इंडियन सब्सिडरी या लाइसेंस जो है वो यहाँ पर इंडिया में क्लिनिकल ट्रायल के बाद कंडक्ट होते हैं। एक बार ये अप्रूव हो जाते हैं तो इनको रेगुलेट किया जाता है, मैंडेट किया जाता है, और जितने भी इनके एडवर्स इवेंट होते हैं उनको यहाँ पर अगले 2 सालों के लिए नोटिस किया जाता है। ऐसे में ग्लोबल फार्मा कंपनीज कुछ बार ऐसा चूज करती हैं कि ये इंडिया के बाहर ही रहे, इंडियन मार्केट के, और इस ड्रग को इंडिया में लॉन्च नहीं करें। ऐसे सरकमस्टांसेस में जो पेटेंट्स होता है, इसका लाइसेंस हमें इंडिया में मिल जाता है फ्रॉम द ड्रग रेगुलेटर बेस्ड ऑन द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन टू इम्पोर्ट दीज ड्रग फॉर द पर्सनल यूजेजेस। हालांकि हॉस्पिटल्स भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं इस लाइसेंस को लेने के लिए। ऐसे में जब इंडिया में इसकी ट्रायल नहीं होती और जब इसे बाहर से मंगाकर इस्तेमाल कर लिया जाता है, तो हम ये नहीं कह सकते कि इसके किस तरीके के जो इम्पैक्ट है वो हमें देखने के लिए मिलेंगे, राइट। तो एक तो ये बहुत ही ज़्यादा अनअप्रूव्ड जो इंडिया में इम्पोर्ट हो रहा है ड्रग्स को लेकर, ये बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि इनके साइड इफ़ेक्ट्स हमें नहीं पता चलते। यूजुअली लाइसेंस के थ्रू इनको यहाँ पर ले लिया जाता है। नाउ द क्वेश्चंस कम कि भाई अगर इनकी क्लिनिकल ट्रायल नहीं हुई है तो डॉक्टर्स इसको प्रिस्क्राइब क्यों कर रहे हैं। अगर डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब ही नहीं करेंगे तो यहाँ पर पेशेंट्स कभी इनकी डिमांड ही नहीं करेगा, राइट। तो यूजुअली व्हाट इज हैपनिंग कि क्या एक्चुअल में डॉक्टर्स इन्हें प्रिस्क्राइब कर रहे हैं विदाउट इंडियन अप्रूवल, या फिर पेशेंट्स इनकी डिमांड कर रहे हैं ऑन द मीडिया रिपोर्ट्स। तो एथिकल ड्यूटी यहाँ पर डॉक्टर्स की क्या हो जाती है कि वो ऐसे सिचुएशन में इनको मना कर दें। ऐसे में गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक स्क्रूटनी बिठाएं, क्वेश्चनिंग हो कि वेदर दे शुड बी प्रिस्क्राइब्ड और नॉट प्रिस्क्राइब्ड, और इसके कारण जितना भी एक स्टैंडर्ड मेंटेन है वो करना चाहिए। बहुत सारी रिसेंटली कुछ ऐसे स्कैंडल्स हुए हैं जिसमें ड्रग इंपोर्ट्स को लेकर बहुत बार बातें की गई हैं। WHO भी बोल रहा है, यहाँ पर वार्निंग दे रहा है कि बहुत ज़्यादा ये सीरियस कंसर्न है जब हम ड्रग्स को इंपोर्ट करते हैं विदाउट द प्रायर ट्रायल इन द नेशन विच कैन कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज। ओके, तो ये एक चीज़ थी। लाइसेंस कंपलसरी है, ये आपको याद रखना होगा। इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 की अगर हम बात करें तो इसके तहत यहाँ पर कंपलसरी हो जाता है इनको इस तरीके के लाइसेंस लेना। तो कुछ चीज़ों की अगर हम बात करें, डॉक्टर को पहले तो श्योरिटी होनी चाहिए कि भाई इनकी एफिशिएंसी क्या रहेगी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ पर इंटरप्रेट करता है राइट टू लाइफ एज द मोस्ट प्रीशियस ह्यूमन राइट, जिसमें सभी लोगों को जीवन का अधिकार है। ऐसे में उनके जीवन के साथ छेड़छाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं है। WHO भी यहाँ पर चीज़ों को कॉन्स्टिट्यूट करने का काम कर रहा है, बट स्टिल इट इज़ इन द हैंड ऑफ द गवर्नमेंट एंड द पीपल हाउ दे आर गोइंग टू वर्क फॉर दिस। चलिए बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में। वील बी टॉकिंग अबाउट द आर लेजिस्लेटर इम्यून टू ब्राइबरी चार्जेस। बड़ा अच्छा आर्टिकल है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया है और इन्होंने रूल किया है कि जितनी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जितनी भी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, दे कैन नॉट क्लेम इम्यूनिटी फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन for accepting bribe related to voting or making speech in the houses। बहुत ही अच्छा डिसीजन आया है। ये डिसीजन ओवर रूल कर रहा है 1998 के जजमेंट को, जो कि PV नरसिम्हा राव वर्सेस स्टेट एंड दी ओपन्स के केस में दिया गया था। और इसने एक पॉसिबिलिटी क्रिएट कर दी है फॉर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी कि वो इनिशिएट कर सकती हैं बहुत सारे प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट द लेजिस्लेटर अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988।
चलिए समझिए पहले कि कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी अंडर क्वेश्चन क्या है। ये देखिए, ये रूलिंग चैलेंज कर रही है कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी को, जो कि ग्रांट की गई है एमपीज एमएलएस को अंडर द आर्टिकल 105 क्लॉज 2 और एमएलए को अंडर आर्टिकल 194 क्लॉज 2 के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि उन्हें सुरक्षा प्रदान करती है फ्रॉम प्रोसिक्यूशन फॉर एनीथिंग जो भी बोला गया है या वोटिंग के दौरान हुआ है पार्लियामेंट में या पार्लियामेंट्री कमेटी में। ठीक है, एक केस समझिए। ये जो केस है ये कहीं ना कहीं इन्वॉल्व कर रहा है सीता सोरेन, अ मेंबर ऑफ द झारखंड मुक्ति मोर्चा को लेकर। इनको एक्यूज किया गया था कि इन्होंने ब्राइब ली है ताकि ये वोट अपना कास्ट कर सके इन 2012 राज्यसभा इलेक्शन। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने यहाँ पर चार्जशीट फाइल करी अगेंस्ट हर, बट इन्होंने यहाँ पर बोला कि भाई देखिए, हमारे को तो लीगल इम्यूनिटी का अधिकार है अंडर आर्टिकल 194 क्लॉज 2 जो कि एमएलएस को इम्यूनिटी प्रदान कर रहा है, जिसको डिसमिस कर दिया गया था झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा। और उसी के बाद कई बार ये जो चीज़ है इसके बारे में हमें मतभेद देखने के लिए मिलता है। ठीक है, सो ये जो झारखंड मुक्ति मोर्चा केस है ये भी इम्पॉर्टेंट है। ब्राइबरी केस है 1993 का, जिसे हम पीवी नरसिम्हा राव केस के नाम से भी जानते हैं। इस केस में जेएमएम चीफ जो थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा चीफ जो हैं, और जो फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर हैं शिबू सोरेन, और कुछ और जो इनकी पार्टी के मेंबर्स हैं, इनको अक्यूज किया गया था कि देखिए इन्होंने ब्राइब ली है टू वोट अगेंस्ट अ नॉन कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द देन प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर क्वेश कर दिया इस केस को अगेंस्ट द जेएमएम एमपीज, जहाँ पर बोला गया कि इम्यूनिटी अंडर आर्टिकल 105 क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये यहाँ पर नहीं बैठेगा। ऐसे ही कैश फॉर वोट स्कैंडल 2008 था, ड्यूरिंग अ ट्रस्ट वोट इन द इंडियन पार्लियामेंट इन 2008 बहुत सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को यहाँ पर इन पर आरोप लगाया गया था कि इन्होंने ब्राइब ली है ताकि ये रूलिंग के फेवर में, कोलिशन की रूलिंग के फेवर में यहाँ पर वोट दें। सो व्हाट डज बेसिकली 105-194 क्रॉस 2 सेज, एक दे रहा है एमपीज को यहाँ पर इम्यूनिटी, एक दे रहा है एमएलएस को इम्यूनिटी। नाउ व्हाट अबाउट द प्रेजेंट केस? तो पहला केस तो रिलेटेड है आपका सीता सोरेन ब्राइबरी केस 2012 का केस है, और इसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट बेंच ने 7 चीज़ें बोली हैं। पहली बात, नो वायलेशन ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ द स्टेट डिसाइजेस। सुप्रीम कोर्ट का बोलना है कि कोर्ट कैन चेंज प्रायर रूलिंग, जैसे जो पीवी नरसिम्हा राव केस में थी, इफ इट हैज़ वाइड रेमिफिकेशन ऑन पब्लिक इंटरेस्ट, प्रोबेबिलिटी इन पब्लिक लाइफ एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। यहाँ पर बात की गई जब प्रिंसिपल ऑफ स्टेयर डिसाइज रिक्वायर्स कोर्ट फॉर फॉलो प्रेसिडेंट्स। दूसरी बात की जा रही है लेजिस्लेटिव प्रिविलेजेस मस्ट बी कन्फ्रंट विद द कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर। जैसे आप यूके के हिस्टोरिक राइट्स के बारे में बात करें, उसी तरीके से इंडियन पार्लियामेंट के पास प्रिविलेज है जो कि यहाँ पर ये डिराइव करते हैं फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोजेक्ट, लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं है कि वो जुडिशियल रिव्यू के लिए नहीं लिए जा सकते। दे आर ऑल्सो सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। तीसरी चीज बोली जा रही है कि ब्राइब कोई भी इम्यूनिटी प्रदान नहीं कर सकता। सो ब्राइबरी डज नॉट एंजॉय इम्यूनिटी अंडर आर्टिकल 105 क्लॉज 2 की अगर हम बात करें, ब्राइब लेना कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर क्रिमिनल ऑफेंस है। फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो ये यहाँ पर कोर्ट और हाउस एक पैरेलल ज्यूरिसडिक्शन के रूप में भी काम कर सकते हैं व्हेन इट कम्स टू सच काइंड ऑफ केसेस। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के अगर हम जजमेंट्स के बारे में बात करें तो इनका क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने के लिए मिल रहा है, तो समझिए। पहली बात तो बोल रहे हैं कि जुडिशियल रिव्यू होगा, दैट मीन्स अलाउ किया जाएगा रिकंसीडरेशन ऑफ द पास्ट रूलिंग, ताकि इंश्योर किया जा सके अलाइनमेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल। करप्शन को रोकने के लिए इंपॉर्टेंट है, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को बचाने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ब्राइबरी ऑफेंसेस को ये क्लियर कर रहा है कि देखिए ये इम्यूनिटी नहीं है, ये रॉन्ग है, इलीगल है, और साथ ही ये एक इक्वल एप्लीकेशन ऑफ लॉ के बारे में भी बात कर रहा है। बट एवरी कॉइन हैज़ टू साइड, इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं। एक पोटेंशियल लीगल अनसर्टेनिटी है कि ओवरटर्निंग द एस्टैब्लिश प्रेसिडेंट में लीड टू लीगल अनसर्टेनिटी एंड इंटरप्रिटेशन चैलेंजेस। ठीक है, इसी तरीके से पॉलिटिकल रेमिफिकेशन हमें देखने मिलेगा। दैट मीन्स जो पोटेंशियली है, जो कैंडिडेट है हु हैव बीन इलेक्टेड थ्रू द ब्राइबरी, वो यहाँ पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही जितने भी जो जजमेंट हैं, जो कहीं ना कहीं जो लॉजिकली अगर हम बात करें तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी और जुडिशरी के लिए भी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं।
राइट। तो अब आपको पता होना चाहिए कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या है। देखिए, पार्लियामेंट प्रिविलेज करती है स्पेशल राइट, इम्यूनिटी और एग्जाम्पशन देती है एमपीज और एमएलएस को, जिन्हें डिफाइन किया गया है 105 से लेकर 105 और 192 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। राइट। मेंबर्स जो होते हैं पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली के, ये एग्जम्प्ट होते हैं फ्रॉम द सिविल लाइबिलिटी। हालांकि क्लियरली मेंशन है कि इसमें क्रिमिनल को शामिल नहीं किया जाएगा फॉर स्टेटमेंट और एक्ट ड्यूरिंग देयर ड्यूटीज। जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच है पार्लियामेंट में, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन होता है, जो कि डिस्टिंक्ट है, जो हमारी जनरल फ्रीडम है, जिसे गारंटी किया जा रहा है 19 क्लॉज 2 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। लिमिटेशन क्या है? ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की एंड पार्लियामेंट रूल आर्टिकल 118 में अगर हम बात कर रहे हैं। सो मेंबर यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते द कंडक्ट ऑफ जजेस अंडर आर्टिकल 121, ये सिर्फ इसमें एक एक्सेप्शन हमें देखने मिलता है। फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट यहाँ पर है, सो मेंबर्स इम्यून है किसी भी प्रकार के अरेस्ट से इन सिविल केसेस ओनली 40 डेज बिफोर एंड आफ्टर अ सेशन। तो भाई 40 दिन पहले और 40 दिन बाद किसी को भी यहाँ पर अरेस्ट नहीं किया जा सकता। हाँ, हालांकि मेंबर्स कैन बी अरेस्टेड आउटसाइड द पार्लियामेंट्स लिमिट फॉर क्रिमिनल चार्जेस, जैसे प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट्स के अंतर्गत, एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट के अंतर्गत, जहां पर पार्लियामेंट की पावर देखने के लिए नहीं मिलेगी। तीसरा यहाँ पर आपको देखने मिलेगा राइट टू प्रोहिबिशन पब्लिकेशन, आर्टिकल 105 क्लॉज 2 यहाँ पर इम्यूनिटी ग्रांट करता है कि किसी भी तरीके की जो रिपोर्ट है उसे पब्लिश या फिर डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा अंडर अ मेंबर अथॉरिटी। द पब्लिक अवेयरनेस ऑफ द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग इज क्रूशियल। साथ ही राइट टू एक्सक्लूड स्ट्रेंजर्स की बात की जा रही है, दैट मीन्स मेंबर हैव द अथॉरिटी टू एक्सक्लूड नॉन मेंबर्स फ्रॉम पार्लियामेंट प्रोसीडिंग एंड इंश्योर फ्री एंड फेयर डिस्कशन। ओके, सो इस तरीके के प्रिविलेजेस हमें यहाँ देखने मिलते हैं। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे एंड वील बी टॉकिंग अबाउट द लास्ट आर्टिकल टुडे, जहाँ इटली के हाईएस्ट कोर्ट ने एक लैंडमार्क रूलिंग पास की है, जहाँ पे इन्होंने बोला है कि देखिए लीबिया सेफ हार्बर नहीं है और ये बहुत अनलॉफुल है हमारी हरकतें, जब हम फोर्स्ड माइग्रेंट्स जो हैं, जिन्हें रेस्क्यू किया गया है सी से, उन्हें वापस जाने के लिए बोला जाता है। ये उनके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है, ये इनके लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत है। ये जो वर्डिक्ट है ये चैलेंज कर रहा है उस प्रैक्टिस को जिसे हम पुशिंग बैक माइग्रेंट्स के नाम से जानते हैं, जहाँ पर यूजुअली जो माइग्रेंट्स होते हैं, जब ये अपने देश के किसी कंडीशन के कारण एक जगह से दूसरी जगह पर आ जाते हैं, तब इन्हें वापस भेजने की बात की जाती है। देखिए, ये केस कहीं ना कहीं इन्वॉल्व कर रहा है 2018 के इंसिडेंट को, जहां पर एक शिप है आसो 28, इसने 101 माइग्रेंट्स जो थे फ्रॉम द डिंजी ऑफ द कोस्ट ऑफ लीबिया और रिटर्न कर दिया उन्हें टू द लीबियन कोस्ट गार्ड एट द त्रिपोली पोर्ट। The captain was prosecuted in 2021 for violating the international humanitarian and refugee law. कोर्ट ने यहाँ पर कन्विक्ट किया है, सेंटेंस दी है कैप्टन को 1 साल की और उन्हें इम्प्रिजन भी किया है, अबेंडन कर दिया है। भाई बोला गया है कि देखिए, अगर उनकी जीवन खतरे में था तो इस तरीके का डिसीजन लेना कहीं ना कहीं गलत था, उनके एक्शन को कहीं ना कहीं गलत ठहराया गया, जिसकी वजह से ये जो पूरा का पूरा केस है हाईलाइट हुआ। देखिए, मेडिटेरियन सी बिटवीन द लीबिया एंड इटली एक पेरिलियस रूट है माइग्रेंट्स को, जो कि अपने ह्यूमन स्मगलिंग ऑपरेशंस के लिए जाना जाता है, जहां ओवर क्राउडेड और अनसीवर्दी वेसल्स का इस्तेमाल किया जाता है। स्मगलर्स यूजुअली क्या करते हैं, ओवरलोड कर लेते हैं बोट्स को एंड माइग्रेंट्स को अश्योर करते हैं कि हम आपको रेस्क्यू देंगे, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत सारी फैटेलिटीज़ होती हैं बॉर्डर को क्रॉस करने में। ऐसे ही 2003 में 2500 से भी ज़्यादा लोग केवल गायब हो गए थे या मिसिंग हो गए थे इन दीज काइंड ऑफ केसेस। ऐसे में जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी का अंडर आर्टिकल 98 है, ये बोल रहा है दैट शिप मास्टर्स कहीं ना कहीं लीगली ऑब्लिगेट होते हैं टू रेंडर असिस्टेंस टू एनी पर्सन जिसे सी में डेंजर पे जो मिलता है या वो किसी भी तरीके से खो जाता है। ऐसे में
रिफ्यूज़ करना या डिले कर देना कि भाई देखिए हम आपकी मदद नहीं करेंगे, ये अनलॉफुल एक्टिविटीज़ के अंतर्गत माना जाता है। ओके, अगर हम यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के हिसाब से बात करें तो इन्होंने बहुत सारी कंडीशन देखी हैं जहाँ पर सेक्सुअल स्लेवरी, ह्यूमन राइट, ह्यूमन डिग्निटी के अगेंस्ट होने वाली चीज़ें, यहाँ पर इनको कमिट किया गया था अगेंस्ट द लीबियन एंड माइग्रेंट अक्रॉस द लीबिया। डिटेंशन सेंटर बनाए गए इंक्लूडिंग दोज अंडर द कंट्रोल ऑफ लीबियन कोस्ट गार्ड आर इम्प्लीकेटेड इन सीवियर ह्यूमन राइट अब्यूज़। ऐसे में जब हम लीबिया की बात करते हैं जो कि अपने आप में सफ़र कर रहा है विद द सिग्निफिकेंट इश्यूज़, ऐसे में लोगों को वहाँ पर वापस छोड़ के आ जाना ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। ये यहाँ पर लैंडमार्क जजमेंट हमें देखने के लिए मिला है। चलिए, तो ये थे आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। बात करते हैं मेंस के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। सो हियर आर 2 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। वन क्वेश्चन इज रिलेटेड विद द ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन एंड अनदर क्वेश्चन इज रिलेटेड विद द पार्लियामेंट्री privileges. What all you have to do, just write the answer, click the photograph and upload it on the given link below. So thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback and also press the subscribe button to never miss any updates. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you soon.